नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ या आरओ का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही थी, इसमें 40,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे सिलेबस के रिवीजन और 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी अच्छे प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास रहने वाली हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में भी रहने वाली एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में भी रहने वाली क्लास 6। ठीक है, और इसके पहले 5 क्लासेस एंशियंट हिस्ट्री की ऑलरेडी हो चुकी है। ना देखी हो तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। और अगर पूरा वीडियो ना देखना तो ज़रूर उसको, वीडियो को फास्ट करके उसके क्वेश्चन जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं, आपका एंशियंट हिस्ट्री में और मिडवल हिस्ट्री में, मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 पोर्शन है। आधुनिक से तो कई प्रश्न आते हैं, लेकिन एंशियंट और मिडवल से ज़्यादातर आपका आर्ट एंड कल्चर भी आता है। क्या आता है? आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ध्यान से देखना, ध्यान से नोट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री की क्लास नंबर 6 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश शुरू किया था। ठीक है, मौर्य वंश में काफी कुछ हम लोगों ने देख लिया था। प्रमुख अभिलेख हैं, प्रमुख शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में ज्यादातर चीजें देख ली थी। ठीक, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अशोक का द्वादश अभिलेख या शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है। देखिए, अशोक ने कई सारे शिलालेख, कई सारे अभिलेख लिखे, छोटे बड़े भी, अभी बताएंगे आगे। तो उसमें क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता का और सभी संप्रदायों के सार का। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न देखिए 22 में लेटेस्ट आ चुका है, इस वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अशोक के अन्य शिलालेख या अभिलेख, अभिलेखों की बात कर लें पहले थोड़ा सा। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, स्टेटमेंट क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊं। कुछ स्टेटमेंट डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट देखिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये बताओ, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। बुद्ध शाक कहा है, किसमें कहा है? तो याद रखना है, मास्की लघु शिलालेख में। मास्की लघु शिलालेख। ठीक है, तो मास्की लघु शिलालेख में क्या बोला गया है? अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है किस अभिलेख में या किस शिलालेख में? तो मास्की लघु शिलालेख में। और मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि 4 शिलालेख है। मास्की लघु शिलालेख है, गुर्जरा है, नेड्यूर है, उदयगोलम है। ये 4 लेख हैं जिनमें अशोक का नाम स्वयं अशोक मिलता है। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, ये बताओ, अशोक ने बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है, के प्रति आस्था व्यक्त की है। ये किस में बोला गया है? तो याद रखना है, ये भाई साहब बोला गया है भाब्रू बैराट में। भाब्रू बैराट लघु शिलालेख, भाब्रू बैराट शिलालेख। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका कई बार आ चुका है और यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे बोला जाए, ये बताओ, अशोक के बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? तो यही तो प्रमाण है, अशोक ने बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है, तो अशोक, इसका मतलब है बौद्ध था। तो यही बोला गया। अगर आपसे पूछ ले कि अशोक के सबसे बड़े बौद्ध होने का प्रमाण क्या है? बौद्ध होने का प्रमाण। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? भाब्रू बैराट में भाई साहब लिखा हुआ है कि बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था व्यक्त की। और ये कई बार आ चुका है, यूपीएससी में पहले आता था, उसके बाद यूपी पीसीएस में आने लगा है, हो सकता है आरओ में भी आ जाए। ठीक, उसके बाद एक स्टेटमेंट, अशोक ने स्वयं को क्या, अगर बोला जाए, बताओ, अशोक ने
स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मगध का क्या बताया? सम्राट। ये किस में बोला गया है? तो ये भाई साहब बोला गया है भाब्रू बैराट में। इसको भी भाब्रू बैराट में ही बोला गया है, ठीक है। और उसके बाद एक और लिख लो कि अशोक को किस अभिलेख में या किस शिलालेख में महाराजा कुमार कहा गया है? क्या बोलेगा ये बताओ? अशोक को किस अभिलेख में या किस शिलालेख में महाराजा कुमार कहा गया? महाराजा कुमार कहा गया है, किस में कहा गया है? तो ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। पनगुडरिया गुहा अभिलेख, पनगुडरिया गुहा अभिलेख, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका काफी बार आ चुका है। तो भाई साहब ये 3-4 स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाए हैं इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, रट लेना है बिल्कुल कायदे से, क्योंकि यहां से अगर थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न बनाएगा, अभिलेखों से प्रश्न बनाएगा, तो हो सकता है स्टेटमेंट वाइज ये सब पूछ ले। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं केवल ब्रह्मी और खरोष्टी में, ब्रह्मी खरोष्टी आरमाइक में और ब्रह्मी खरोष्टी आरमाइक ग्रीक में। देखिए मैंने आपको बताया था कि अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है, अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो क्या है? वो है प्राकृत। प्राकृत मतलब अर्धमगधी, अर्धमगधी। और मैंने बताया था कि अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ये 4 प्रकार की लिपियां हैं। वो 4 लिपियां कौन सी है? ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। ब्रह्मी जो है वो भारत में है, खरोष्टी पाकिस्तान और आरमाइक ग्रीक अफगानिस्तान। मैंने पूरे जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, कितने हैं? 14 शिलालेख हैं, 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं। सभी स्थानों को मैंने पिछले टर्न पे अच्छे से बता दिया था, वीडियो वाला देख लेना क्योंकि उसी से कनेक्टेड आज के प्रश्न है सारे, ठीक है। तो अब यहां बोल रहा है स्तंभ लेख, और मैंने आपको बताया था स्तंभ लेख कितने हैं। स्तंभ लेख जो है इनकी संख्या बताई थी और स्थान बताया था। संख्या है भाई साहब 7 और स्थान है 6। संख्या है 7 और स्थान है 6। अब स्थान कहाँ कहाँ से मिले हैं? अगर हमें लोकेशन पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रह्मी से, खरोष्टी से। क्यों? क्योंकि ब्रह्मी है भारत में, खरोष्टी है पाकिस्तान में, आरमाइक ग्रीक है अफगानिस्तान में। तो अगर हम स्तंभ लेख के स्थान प्राप्त हो जाए तो हम बता सकते हैं कि कौन से स्थान में कौन सी लिपि है, ठीक है। तो पहले हम 6 स्थान देख लेते हैं कौन से। देखिए स्तंभ लेख कितने? 6। कौन कौन से? पहला है दिल्ली टोपरा, दूसरा है दिल्ली मेरठ, जिसको फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था दिल्ली में। तीसरा है लोरिया अरराज। चौथा लोरिया नंदनगढ़। पांचवा रामपुरवा और छठवां लास्ट प्रयाग कौसाम्बी। अब लोकेशन अगर देखेंगे तो भाई साहब ये बताओ, ये दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में ही तो है। और लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों कहाँ पे हैं? ये तीनों है बिहार में। और प्रयाग कौसाम्बी ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। तो अब ये बताओ कोई भारत के बाहर है कि सब भारत में है? तो भाई साहब ये टोटल सब भारत में है। ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी भारत में है। और भारत में कौन सी लिपि? ब्रह्मी लिपि। भारत में कौन सी लिपि? केवल ब्रह्मी लिपि। कुछ बाहर तो है नहीं, केवल भारत में ही है। तो भारत में कौन सी लिपि? ब्रह्मी लिपि। क्वेश्चन में आओ, स्तंभ अभिलेख लिखे हैं तो केवल ब्रह्मी में। क्यों? क्योंकि 6 स्थान टोटल जो मिले हैं वो भारत के ही हैं। अगर कुछ भी अगर पाकिस्तान का होता तो हम ब्रह्मी खरोष्टी कर देते, कुछ अगर बाहर का होता और बाहर का होता तो ये कर देते। तो कुल मिला के टोटल भारत के हैं तो केवल ब्रह्मी करेंगे। ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है? लेकिन आपको ये डिटेल पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो ये डिटेल अगर लिखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लिख लेना है। आगे देखेंगे, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ध्यान देना है कि अशोक का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें दक्षिण भारत के विजय या दक्षिण भारत का उल्लेख हुआ है। तो याद रखना है दूसरा, ऐसे लिख देते हैं
दक्षिण राज्यों का उल्लेख इसमें हुआ है, तो याद रखना दूसरे में और 13वें में, दूसरे अभिलेख में और 13वें अभिलेख में दोनों में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 13वां तो नहीं लिखा है, दूसरा लिखा है, द्वितीय कर दो, ऑप्शन बी इज द राइट। और दूसरे में क्या है, एक तो दक्षिण राज्यों का उल्लेख है। ठीक है, तो पहले हम टोटल उठा के लाते हैं द्वितीय शिलालेख को, और द्वितीय शिलालेख में पॉइंट लिखते हैं कि भाई साहब एक तो हमें दक्षिण राज्यों के बारे में पता है। अच्छा, दक्षिण राज्यों में कौन कौन ये भी बता दें, तो दक्षिण राज्यों में देखो चोल है, पांड्य वंश है, केरल पुत है, श्रीलंका है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक पॉइंट और लिख लें कि यहीं पर चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है, दूसरे ही अभिलेख में, दूसरे ही शिलालेख में चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था किसके लिए, तो भाई साहब मानव के लिए भी है, पशुओं के लिए भी है। मतलब उस समय भी पशुओं के लिए क्या था, चिकित्सा व्यवस्था की, चिकित्सा व्यवस्था परिपूर्ण था उस समय, समझ रहे हो, तो ये बड़ी चीज है। तो ये काफी बार आ चुका है कि ये बताओ मानव या पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की बात अशोक के किस शिलालेख में की गई है, तो दूसरे में ही की गई है। ठीक है, और दक्षिण राज्यों का उल्लेख दूसरे और 13वें दूसरे दोनों में किया गया है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात अच्छे से। अब बाकी शिलालेख कितने हैं, 14 हैं, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये 8 स्थान मैंने आपको पिछले टर्न पे करवा दिए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित राजाओं में किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था। कठोर दंड की बात कर रहा है भिक्षु भिक्षुणियों के लिए, कैसे संघ भेद करने वाले, तो याद रखना यहाँ पे अशोक सही होगा। ठीक है, ये किस बेसिस पे है, तो समझो हुआ क्या है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है फाहियान, नाम सुना है फाहियान बहुत अच्छे से। एक व्यक्ति है जिनका नाम है हिंगसांग, इनका भी नाम सुना है बहुत अच्छे से। ये दोनों बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाई साहब अशोक ने पाटलिपुत्र में, क्या अशोक ने पाटलिपुत्र में एक नरक बनाया था, नरक की स्थापना की थी, टॉर्चर करने के लिए स्थापना की थी। किसके लिए, टॉर्चर के लिए। मतलब यहाँ पे जो भी अपराधी पकड़ा जाता था, चाहे वो संघ भेद का हो या चोरी का हो, कुछ भी हो, उसको यहाँ काफी कायदे से टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, ये किसने बताया है, ये फाहियान और हिंगसांग ने बताया है। तो कुल मिला के अशोक क्या था, काफी कठोर दंड देता था और शुरुआत में काफी डेंजर भी था। एक स्टोरी इसकी मिलती है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एक स्टोरी मिलती है इसकी कि अशोक क्या था, शुरुआत में, प्रारंभ में, शुरुआत में लिख देता हूं, शुरुआत में कैसा था, कुरूप था। कुरूप मतलब बदसूरत, ठीक है ना, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे टीवी में सीरियल में दिखाया जाता है वैसे नहीं, कुरूप था। एक बार क्या हुआ कि इसी कुरूपता के कारण जो राजमहल में स्त्रियां थी, वो नहीं होता रनिवास, क्या कहते हैं रनिवास, जहां पर स्त्रियां रहती हैं, तो रनिवास में जो स्त्रियां थी इन्होंने क्या किया, इसके कुरूपता का क्या बना दिया, मजाक बना दिया और जोर से हंसने लगी। ठीक है, और ये लगभग थी 500 रानियां। और अशोक को क्या लग गया भाई साहब, बुरा लग गया। शुरुआत में भाई शासक तो अच्छा था ही, बुरा लग गया, और इतना ज्यादा बुरा लगा इसने क्या किया कि 500 रानियों की गर्दनें अलग कर दी थी, तुरंत काट के रख दिया था। ठीक है, क्या किया था, मार डाला था 500 रानियों को। ये एक स्टोरी मिलती है। इसी वजह से कभी कभार मतलब प्रश्न मिला तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि अशोक को इसी कारण से क्या बोला गया है, चंडाशोक बोला गया है, चंडाशोक। चंडाशोक मेनली इस वजह से बोला गया है कि टॉर्चर करता था, मार देता था तुरंत। जैसे एक स्टोरी ये मिली क्या कि टॉर्चर करने के लिए पाटलिपुत्र में नरक की स्थापना की थी, और एक स्टोरी ये मिली कि क्रूरता के कारण 500 रानियों का मजाक जैसे उड़ाया था 500 रानियों ने, तो 500 रानियों को मार डाला था। और एक है कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था। ठीक, तो ये सब करने की वजह से इसको चंडाशोक भी कहा गया है। तो अगर आपसे पूछता है कि चंडाशोक किसको कहा गया है, तो अशोक को ही कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है केवल। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक सीमित समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। तो ध्यान देना है, मैंने आपको थोड़ा बहुत प्रशासन के बारे में कराया था पिछली बार। ठीक है,
तो याद रखना है, एक है नगर प्रशासन। मौर्य काल में क्या है? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन क्या पूछेगा? ये बताइए नगर प्रशासन का उल्लेख किसमें है? नगर प्रशासन का उल्लेख किसमें है? याद रखना है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है मेगस्थनीज की पुस्तक है क्या? इंडिका। इंडिका में मिलता है। तो भाई साहब, मौर्य काल में अर्थशास्त्र में लिखी गई है, तो क्या अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है? बिल्कुल नोट करके यहां पे लिख लेना है, नोट करके कि भाई साहब नगर प्रशासन का उल्लेख अर्थशास्त्र में नहीं है। ठीक है, बाकी सब उल्लेख है, लेकिन अर्थशास्त्र में क्या है? नगर प्रशासन का उल्लेख नहीं है। नगर प्रशासन का उल्लेख केवल मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और कई बार आया भी है, घटना चक्र में मिल जाएगा। चलिए, अब हुआ क्या कि नगर प्रशासन किसने? मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज ने क्या किया है? मेगस्थनीज ने क्या किया? मेगस्थनीज ने लिखा है कि भाई साहब कि सबसे बड़ा नगर मौर्य काल का कौन सा है? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। लेकिन उसने पाटलिपुत्र को बोला है क्या है? पोलीब्रोथा। पोलीब्रोथा। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि ये बताइए मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया है? तो याद रखना है, पोलीब्रोथा बोला है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसने बताया कि ये जो पोलीब्रोथा है या पाटलिपुत्र है, इसके संचालन के लिए इसका संचालन है केवल, इसके लिए 6 समिति थी। 6 समिति थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। एक समिति में 5 सदस्य थे, तो कुल सदस्य कितने हो गए? 30 हो गए। कुल सदस्यों की संख्या 30 हो गई। तो ध्यान रखना है 6 समितियां हैं। समितियां कौन सी है? समितियां पूछी नहीं जाती, फिर भी सुन लेना है। उद्योग समिति एक विदेशी देखरेख समिति, एक जनगणना समिति है, एक व्यापार समिति, एक विक्रय समिति, एक बिक्री कर समिति। ये कुल 6 समितियां हैं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य है। टोटल 30 सदस्य हो गए। तो कितने सदस्य थे संचालित करने के लिए? 30। ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, समझ में आ गया चीजें? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? अब देखिए, यही क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है क्या? नगर प्रशासन। और नगर प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है, बाकी सभी चाहे आप केंद्रीय प्रशासन ले लो, प्रांतीय प्रशासन ले लो, सब कुछ उल्लेख आपको अर्थशास्त्र इंडिका दोनों में मिलेगा, लेकिन नगर प्रशासन एक ऐसा है जिसका उल्लेख केवल और केवल मेगस्थनीज के इंडिका में किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है? चलिए आगे चलें। मौर्य काल में एग्रोनोमोई या एग्रोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एग्रोमोई, तो याद रखना है कि एग्रोनोमोई का संबंध मार्ग निर्माण से, सड़क बनाते थे, मार्ग निर्माण करते थे, उनको एग्रोनोमोई कहा जाता था। एग्रोनोमोई कहा जाता था। हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लियर है? अभी आगे और भी अधिकारी आएंगे, उन सभी की लिस्ट मैं आपको करवा दूंगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मुझे याद आ रहा है कि प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसको मैंने शायद पिछले टर्न पे भी नहीं कराया था। मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन, और इसी पोर्शन से अभी आपका 11 फरवरी को आरओ का पेपर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था। वो कौन सा था अभी देखेंगे। तो पहली बात तो प्रांतीय प्रशासन का उल्लेख हम कह देंगे अर्थशास्त्र में, कोई दिक्कत नहीं है, केवल नगर प्रशासन में दिक्कत है। प्रांतीय प्रशासन का मतलब है कि पहली चीज तो मौर्यकालीन जो साम्राज्य था वो प्रांतों में विभाजित था। बस प्रश्न बनना शुरू, यहीं से आपको प्रश्न मिलेगा स्टेटमेंट में कि ये बताइए क्या मौर्यकालीन साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य क्या प्रांतों में विभाजित था? बिल्कुल विभाजित था। ठीक, और याद रखना है कि प्रांत को क्या बोलते थे? चक्र बोला जाता था। प्रांत को चक्र बोला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रांत को, मौर्यकालीन प्रांत को क्या बोलते थे? चक्र बोलते थे, चक्र। ठीक, प्रांत कौन कौन से थे वो देखो। तो भाई साहब एक तरफ हम देख ले प्रांत और एक तरफ देख ले राजधानी। एक तरफ प्रांत और एक तरफ राजधानी। तो देखिए, एक प्रांत है आपका उत्तरापथ, एक है दक्षिणापथ, एक है अवंती,
एक है कलिंग और एक है मध्य देश। मध्य देश। उत्तरापद की राजधानी क्या है? उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला। क्या है भाई साहब? तक्षशिला। दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। अवंती उज्जैन या उज्जैनी, कुछ भी कह दो। कलिंग तोसली और मध्य देश पाटलिपुत्र। तो याद रखना है 5 प्रांतों में विभाजित था मौर्यकालीन साम्राज्य। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे चलें, थोड़ा सा और आगे चलें तो साम्राज्य का विभाजन कर दें। यहीं पर समझिएगा बहुत अच्छे से, साम्राज्य विभाजन। तो देखिए सबसे पहली जो इकाई आती है वो आता है साम्राज्य। साम्राज्य, इसको नोट कर लेना कहीं पे, हो सकता है आपको बुक, नॉर्मल बुक में ना मिले, अच्छी बुकों में ये दिया हुआ है साम्राज्य। साम्राज्य किस में विभाजित था? प्रांतों में। प्रांत, प्रांत को बोलते थे चक्र, जैसा कि अभी मैंने बताया कि प्रांतों को चक्र बोलते थे। उसके बाद आहार, आहार को बोलते थे विषय। क्या बोलते थे? विषय। इसका राजा जो होता था विषयपति होता था, स्थानिक होता था। उसके बाद स्थानीय, स्थानीय। उसके बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख। उसके बाद स्वावर्तिक, स्वावर्तिक। उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, यहां स्वावर्तिक के बाद संग्रहक, संग्रहण, संग्रहक नहीं संग्रहण, संग्रहण। संग्रहण के बाद ग्राम। क्या? ग्राम। अब देखो यहां से कैसे प्रश्न पूछेगा, और यही प्रश्न अगर आपको याद हो, अगर आपने 11 फरवरी का पेपर दिया है तो गुप्तकालीन साम्राज्य से प्रश्न आया था और क्रम लगाने के लिए आया था, और उसमें क्रम कौन सा सही था? साम्राज्य, भुक्ति, विषय, विंथी, पेंट। अगर आपने, आपके पास पेपर है तो देख लेना, पेपर नहीं है तो कहीं से डाउनलोड करके देख लेना, ये प्रश्न आ चुका है। यहाँ का साम्राज्य विभाजन बता रहा हूँ, गुप्त काल आएगा तो गुप्त में बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, लेटेस्ट है। तो साम्राज्य जो था, देश जो था, इसका सम्राट कौन था? मतलब सम्राट ही था, जो राजा था मेन। प्रांत, चक्र, आहार, विषय। अब आपका प्रश्न पूछेगा, ये बताओ मौर्यकालीन साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाई साहब ये है ग्राम। क्या है? सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। फिर क्या पूछेगा ये बताओ? संग्रहण। मौर्य काल में संग्रहण कितने गांवों का समूह है? याद रखना 100 गांवों का समूह। 100 गांवों के समूह को संग्रहण बोलते थे। बस दुगना करते चलो, 200 गांव का समूह, 200 गांव का समूह, 200 का दुगना 400 गांव का समूह, 400 गांव का समूह। फिर दुगना 800 गांव का समूह, 800 गांव का समूह। बस। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि ये बताइए मौर्य काल में 800 गांवों के समूह को क्या बोलते थे? स्थानीय। 400 गांवों के समूह को क्या बोलते थे? द्रोणमुख। 200 गांवों के समूह को क्या बोलते थे? स्वावर्तिक। या तो ऐसे पूछ लेगा, या पूछ लेगा बताओ मौर्यकालीन साम्राज्य विभाजन का सही क्रम कौन सा है? तो पहले आएगा साम्राज्य, फिर प्रांत, फिर आहार, फिर स्थानीय, द्रोणमुख, स्वावर्तिक, संग्रहक, ग्राम। क्लियर है? तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। बुक में हो सकता है आपको ना मिले, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। तो चलिए, ये हो गई हमारी चीजें, आगे चलते हैं अब। पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? तो पौतवाध्यक्ष जो था वो मापतौल काम देखता था, मापतौल। ऑप्शन डी इज द राइट, मापतौल। नेक्स्ट, मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो ध्यान देना है, समाहर्ता। ऑप्शन है समाहर्ता। समाहर्ता क्या करता था? राजस्व इकट्ठा, टैक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, और अगर आपने 2023 का पीसीएस का पेपर दिया हो या देखा हो तो उसमें एक प्रश्न आया था, भागदूध। भागदूध क्या करता था? भागदूध का काम क्या था? इसका काम भी था राजस्व इकट्ठा करने वाला, राजस्व इकट्ठा करना। लेकिन यह प्रश्न किससे संबंधित है? यह वैदिक काल का प्रश्न है।
वैदिक काल में जो प्रशासन था, तो वैदिक काल में भागदूत था जो कि राजस्व इकट्ठा करता था। ठीक है, ये प्रश्न आपका पीसीएस 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, आप समझिए, हम मौर्य काल देख रहे हैं, तो मौर्य काल में समाहर्ता क्या है, राजस्व इकट्ठा करता है। अब राजस्व इकट्ठा करता है तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आपने पढ़ा अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा देख लोगे आप। ठीक, देखिए केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन का उल्लेख, तो भाई साहब उल्लेख तो अर्थशास्त्र में है। केवल नगर प्रशासन में दिक्कत है, बाकी सब अर्थशास्त्र में कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या केंद्रीय प्रशासन, तो बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन कि राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए एक समूह था, 18 लोगों का समूह। भाई केंद्रीय प्रशासन कितने कितने लोगों से मिलकर बना होता है, जो काम करते हैं वहां का वही तो लोग होते हैं केंद्रीय प्रशासन में। तो राजा को सहायता देने के लिए 18 लोगों का समूह था। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, इन 18 लोगों को क्या कहते थे, इन 18 लोगों को कहा जाता था तीर्थ। क्या कहते थे, तीर्थ। ठीक, अब क्या है कि इन्हीं तीर्थों के नीचे, यहां लिख देता हूं, तीर्थ के नीचे, नीचे का मतलब है अंडर में, तीर्थ के नीचे 26 अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। 26 अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी। मतलब कहने का ऐसे समझ लो कि ये जो तीर्थ है ये आईएएस ऑफिसर है, और इसी को सहायता देने के लिए 26 क्या है, पीसीएस ऑफिसर है। बस ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो मेन जो है वो तीर्थ है, जो कि 18 लोग हैं, और जो 26 लोग हैं उसी के अंडर में काम कर रहे हैं, वो है पीसीएस ऑफिसर। ठीक, इतनी बात आपको समझाने के लिए पर्याप्त है। अब आगे आगे ये है कि अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि ये जो तीर्थ है, तीर्थ कितने, 18 लोग हैं, और उसके बाद अध्यक्ष हैं, इन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं। अध्यक्ष कितने, 26 हैं। अध्यक्ष कितने, 26 हैं। तो इन्हीं के बीच की जो संयोजक कड़ी थी, इनके बीच की जो संयोजक कड़ी थी, संयोजक कड़ी, इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था युक्त। क्या कहते थे, युक्त। ठीक है, बस तो ये थोड़ा चीज़ें याद रख लेना है। और भी बहुत चीज़ें हैं कि इनको जब सेलेक्ट किया जाता था तो इनके चरित्र की जांच होती थी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, चरित्र की जांच होती थी, उसको उपदा कहा जाता था। ठीक है ना, तो वो सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपको ध्यान देना है बस। अब जो है आपको 18 तीर्थ, 26 अध्यक्ष, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 26 अध्यक्ष से चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो मैं आपको 26 तो नहीं लेकिन कुछ अध्यक्ष और कुछ तीर्थ करा देता हूँ, तीर्थ करा देते हैं, तीर्थ। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, वही करा देंगे। प्रमुख तीर्थ और उनके कार्य, बस यही चीजें पूछी जाती है, प्रमुख तीर्थ कार्य। तो एक है आपका, जैसे अभी हम लोगों का प्रश्न आया था समाहर्ता, इसको लिख लें। एक आपसे पूछा जाता है बहुत, सन्निधाता, सन्निधाता। एक आपसे, एक आसान ले लो, युवराज। एक ले लीजिए दंडपाल। एक ले लो नागरक, नागरक। और एक ले लो दौवारिक, दौवारिक। ठीक है ना, और बाकी कुछ चीजें और हैं तो वो आगे आएंगी तो उसमें करा दिया जाएगा। ठीक है, तो समाहर्ता अभी हम लोगों ने देखा है, राजस्व इकट्ठा करता है, उसी को तो समाहर्ता बोलते हैं, राजस्व एकत्र करना इसका काम था। सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, क्या था ये, कोषाध्यक्ष, कोष का जो अध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष, उसको सन्निधाता बोलते थे। युवराज, राजा का लड़का, राजा का लड़का या राजा का उत्तराधिकारी, जो लिखना है लिख लो। दंडपाल, सेना की सामग्री जुटाने वाला, सेना की सामग्री
जुटाने वाला। ठीक है, हो सकता है यहां से एक आध प्रश्न बन जाए। नागरिक क्या था? नागरिक, ध्यान रखना है, ना से नागरिक, ना से नगर का अधिकारी। जो नगर का प्रमुख अधिकारी था उसको नागरिक बोलते थे। और नागरिक का एक काम और था, जनगणना अधिकारी। जनगणना अधिकारी, जी आपसे कई बार आया है कि ये बताओ मौर्य काल में जनगणना अधिकारी कौन, जनगणना अधिकारी को क्या बोलते थे? तो नागरिक बोलते थे। ठीक है, दौवारिक क्या है? राजप्रसाद का प्रमुख अधिकारी, राजप्रसाद का अधिकारी। ठीक, और भी हैं आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो बताते रहेंगे। तो ये 6 प्रमुख है जो मुझे याद आए हैं, मैंने करवा दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले टर्न पे करवा दिया है इसको, कि अर्थशास्त्र के 6ठे अध्याय के मंडल योनि में सप्तांक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से क्या है सप्तांक सिद्धांत? कि शासन चलाने के लिए 7 अंग प्रमुख हैं। ठीक है, जैसे क्या बताया था मैंने बताया था, एक राजा होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, कोस, सेना, सेना को ही दंड बोल देते हैं, सेना या दंड। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 और 1 7 मित्र। तो मित्र क्या है? मित्र 7वां नंबर है, लास्ट, तो बस 7वां बोला गया है, 7वां अंग, ऑप्शन सी इज द राइट। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित संस्था शब्द का संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्था समझिएगा बहुत अच्छे से। देखिए क्या है कि एक है गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था। ठीक है, मौर्य काल में भी एक गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख भी किसमें है? अर्थशास्त्र में, तो लिखा भी है अर्थशास्त्र में उल्लेखित। ठीक है, गुप्तचर को क्या बोलते थे? मैं यहां लिख देता हूं इसको हटा के। अगर आपसे पूछ ले कि ये बताओ मौर्य काल में गुप्तचर को बोलते क्या थे? गुप्तचर को बोलते थे गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष। ठीक, लेकिन अगर महिला गुप्तचर है, ये तो मेल है। अगर फीमेल गुप्तचर है, फुल फॉर्म लिख लेना आप, एम और एफ बना दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ये मेल है ये फीमेल है। फीमेल अगर गुप्तचर है तो क्या बोलते थे? इसको बोलते थे परिवारजिका। अगर कोई महिला है और अगर गुप्तचर का काम कर रही है तो उसको बोलते थे परिवारजिका, परिवारजिका। वृषली भी कह देते थे। ठीक है ना, तो परिवारजिका एक बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। अब गुप्तचर कितने प्रकार के? तो मैं यही लिख दूं, गुप्तचर है भाई साहब 2 प्रकार के, एक है संस्था जो कि पूछा गया है, और एक है संचारा, संस्था संचारा। क्या अलग, क्या अंतर है इनमें? अंतर यह है कि संस्था का मतलब यह है कि जो व्यक्ति या जो महिला एक ही जगह रहकर, एक ही स्थान पर, ऐसे लिख देते हैं, एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर करे या जासूसी करे, जासूसी करे, उसको बोलते थे संस्था। संचारा क्या था? जो भ्रमण करके जासूसी करे, जो भ्रमण करके घूम फिर के जासूसी करे उसको बोलते थे संचारा। बस इतनी चीजें हैं। संस्था कहीं पर स्थित है, एक ही जगह है, तो एक ही जगह रहकर वो जासूसी करते थे। मान लो कोई महल है, वहां पे चले गए, वहीं जासूसी कर रहे हैं। संचारा मतलब हो सकता है महल के बाहर जाना पड़े, हो सकता है पूरे गांव के बाहर जाना पड़े, है ना, तो वो क्या थे? वो संचारक। तो संस्था संचारा 2 क्या थे? गुप्तचर के अलग अलग भाग थे, 2 प्रकार के गुप्तचर थे। ठीक है, तो संस्था का संबंध किससे है? गुप्तचर व्यवस्था से है। ऑप्शन बी इज द राइट। मैंने आपको डिटेल बता दी है तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, मौर्य काल में दंड विधान थे। दंड विधान कैसे थे? काफी लचीले, अत्यंत नरम, काफी कठोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मैंने आपको जो स्टोरी बताई थी कि भाई साहब अशोक ने नरक की व्यवस्था करवाई थी, टॉर्चर किया करता था, अशोक ने 500 रानियों को मार दिया था, और जो क्या कहते हैं, चुगलीबाजी करते थे ना, शुद्ध भाषा बोलते, चुगलीबाजी करते थे, उनको भी दंड दिया जाता था। तो भाई साहब काफी कठोर था, काफी कठोर। मौर्य काल में दंड विधान कैसा था? काफी कठोर था, बहुत कठोर था, लचीला नहीं था, नरम नहीं था, काफी कठोर था। ऑप्शन ए पहली बात तो यहां सही है। उसके बाद अगर देखो कि अगर दंड मिल रहा है
तो भाई साहब कहीं ना कहीं न्यायालय भी होगा, कहीं ना कहीं न्यायालय व्यवस्था भी होगी ना। तो बस अब आपको एक चीजें और समझाता हूं। न्यायालय व्यवस्था, मौर्य काल में न्यायालय कैसे कैसे थे। तो पहली चीज तो मैं लिख दूं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के न्यायालय, तो मौर्य काल में ध्यान रखना है दो प्रकार के न्यायालय थे। दो प्रकार के, जैसे अब यहां पे अगर एग्जांपल ले लो, एक हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट, बस वैसे ही वहां पे दो प्रकार के। जैसे एक का नाम है धर्मस्थली, धर्म स्थली, ठीक है, और एक है कंटक शोधन, कंटक शोधन। धर्मस्थली, कंटक शोधन, ये क्या है, न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बस वैसे। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि धर्मस्थली में कैसे केसेस सॉल्व होते थे और कंटक शोधन में कैसे केसेस सॉल्व होते थे। जैसे आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ा होगा कि किसी में दीवानी मामले हैं, फौजदारी मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, उसी प्रकार से धर्मस्थली में कौन से मामले आते थे, दीवानी मामले, दीवानी मामले, ठीक है। और कंटक शोधन में फौजदारी मामले, फौजदारी मामले बहुत पूछा जाता है ये अच्छे अच्छे एग्जामों में कि ये बताओ मौर्य काल में दीवानी मामलों का न्यायालय क्या कहलाता था, तो धर्मस्थली, ठीक है। तो ये आ चुका है। और चलो इतनी चीजें हो गई क्लियर। अब ये तो आते थे, ठीक है। अब दीवानी मतलब क्या होता है, चोरी लूट। फौजदारी मतलब क्या होता है, अगर राज या नागरिकों के मध्य विवाद है तो वो फौजदारी में रखा गया था, ठीक। अब जो कुछ होगा तो न्यायाधीश होगा। भाई यहाँ पे न्याय कौन करेगा, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, अगर आपसे ये पूछ ले तो ध्यान देना है कि जो दीवानी मामलों को केसेस सॉल्व करता था उसको बोलते थे व्यवहारिक। क्या बोलते थे, व्यवहारिक। और जो फौजदारी मामलों के केस सॉल्व करता था, जो न्यायाधीश सॉल्व करता था, उसको क्या बोलते थे, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक चीज और बता दूं, जो हम लोगों ने अभी देखा था प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष, मैंने 5 लिखवाए थे, उनमें से एक ये भी है व्यवहारिक और एक ये भी है प्रतिष्ठा, ठीक है। इन दोनों को भी लिख लेना उसी में। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि एक है धर्मस्थली और एक है कंटक शोधन। दो प्रकार के न्यायालय हैं, धर्मस्थली में दीवानी मामले और कंटक शोधन में फौजदारी मामले देखे जाते हैं। दीवानी मामलों का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको व्यवहारिक बोलते हैं और फौजदारी मामलों का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। बस क्लियर हो गई चीजें। चलो आगे देखें अगला प्रश्न। राजुक थे, राजुक, कभी राजुक आ जाएगा कभी रज्जुक आ जाएगा, ठीक है ना। तो रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक, युक्त, ये कौन थे, मौर्य काल के अधिकारी थे। ये तीनों नाम आते हैं इकट्ठे, ध्यान रखना है, मौर्य काल के अधिकारी। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन, इस नगर प्रशासन का उल्लेख केवल और केवल इंडिका में है, अर्थशास्त्र में नहीं है। उसी प्रकार से ध्यान रखना है कि जो दास है, दास प्रथा, दास प्रथा नहीं, दास बोल दे केवल, दास्ता, इस दास्ता का उल्लेख जो है, इस दास्ता का उल्लेख जो है केवल और केवल, केवल और केवल अर्थशास्त्र में है, केवल और केवल अर्थशास्त्र में, मतलब इंडिका में नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर नोट करके लिख लेना, इसका उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं है, केवल और केवल अर्थशास्त्र में है, ठीक है। और अर्थशास्त्र में भी 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। 9 प्रकार के कौन है, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है दास्ता नहीं थी, तो किसमें बताया गया, तो भाई इंडिका में बताया गया, दास्ता नहीं थी, इंडिका में दास्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। और ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र और इंडिका यही 2 केवल स्रोत है जो मौर्य काल के बारे में ज्यादातर जानकारी देते हैं, क्लियर है। बाकी वायु पुराण में भी आपका मौर्य वंश का उल्लेख है और मुद्रा राक्षस में भी मौर्य वंश का उल्लेख है,
रास तरंगरी में भी मौर्य वंश का उल्लेख है, लेकिन यही दो जो है अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, ज्यादातर चीजें बताते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे दो ध्यानागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। संकट काल का मतलब समझ रहे हो, यहां संकट काल की बात हो रही है। ठीक है, समझिए। मैंने एक चीज बताई थी आपको, हालांकि क्वेश्चन टफ है। मैंने एक चीज बताई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 312 बीसी के करीब अकाल पड़ गया था। ये मैंने जैन धर्म में बताया था और इसमें बताया था कि अकाल पड़ गया था, कि भद्रबाहु फिर चले गए थे श्रवण बेलगोला में, और उत्तर भारत में यहाँ पर कौन रहे थे? केवल स्थूल बाहु रहे थे। अकाल पड़ गया था। इस अकाल का उल्लेख, ये अकाल क्या है? यही तो संकट काल है, यही तो संकट काल है। और इसी अकाल का उल्लेख किसमें मिलता है? इसी अकाल का उल्लेख किसमें है? दो चीजों में है। एक है आपका सहोग्रा ताम्रपत्राभिलेख, और एक है आपका महास्थान ताम्रपत्राभिलेख। सहोग्रा और महास्थान। सहोग्रा या सोहगौरा दोनों एक ही चीज है। तो यहां पे पहली चीज तो ऑप्शन बी इज द राइट। यह है कहाँ का? यह है गोरखपुर का। मतलब कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। ये कहाँ से मिला है? गोरखपुर से। महास्थान बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना है। हालांकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये, कि संकट काल अगर डायरेक्ट नाम देगा थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन नाम नहीं दिया है तो एलिमिनेट कर दोगे तो भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा पढ़े हो तो पुनः ताम्रपत्राभिलेख किसका है? ये प्रभावती गुप्त का है, गुप्त वंश में आएगा। मधुबनी वंश खेड़ा दो हैं तो ये हर्षवर्धन काल में आएंगे। दामोदरपुर ये भी गुप्त काल में आएगा। तो सहगोरा ऐसा है कि जो अकाल पड़ गया था पाटलिपुत्र में, उसके बारे में जानकारी देता है, तो यही संकट काल है। क्लियर है? तो सहोगोरा महास्थान याद रखना है, गोरखपुर का है ये। क्लियर? यूपी से संबंधित है, हो सकता है प्रश्न आ जाए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था, जो जितने प्रमुख अध्यक्ष थे, हम लोगों ने 2-3 अध्यक्ष देखे हैं, तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है? तो पहली बात तो सीता अध्यक्ष का जो संबंध है वो ध्यान रखना है, कृषि से है। किससे है? कृषि से है। और अब प्रमुख जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, प्रमुख अध्यक्ष। खास बात यह है मौर्य काल के, मौर्य काल के प्रमुख अध्यक्ष। ठीक है, जैसे जैसे एक है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष का काम क्या है? यह मुद्रा टंकशाला का अध्यक्ष होता था, इससे सिक्के जारी करने का अधिकार था। पौतवाध्यक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, पौतवाध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, माप तौल का अधिकारी। ठीक है, उसके बाद अकड़ाध्यक्ष, सीताध्यक्ष इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट कर रहे हैं वो समझ लो कि कई बार आ चुका है। विविताध्यक्ष, चारागाह का अधिकारी। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अधिकारी, बूचड़ खाने का अधिकारी मौर्य काल में। और यह है गणिका अध्यक्ष, वैश्याओं का निरीक्षक। अब मैंने आपको बताया था कि जो महिलाएं वैश्यावती करती थी उनको गणिका बोला जाता था, और वैश्यावती का जो अध्यक्ष था उसको गणिका अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, उस समय पासपोर्ट चलते थे। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ये सीरीज आपको 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो ही जाएंगी, बाकी ऑप्शन आएगा तो पढ़ लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह याद रखना, व्यापारियों के समूह को या व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है सब चीजें। आगे चले, अगला। अवेद मात्रक भूमि क्या थी? अवेद मात्रक भूमि, देखिए अवेद मात्रक भूमि खासकर ये इसका उल्लेख गुप्त काल में है। गुप्त काल में, गुप्त काल में 10 प्रकार की भूमियां हैं, जिसमें से 5 प्रमुख हैं। क्या है? 5 प्रमुख हैं। 5 कौन सी हैं? आदेव मात्रक, देव मात्रक, कृष्ट, अकृष्ट और स्थानीय। जिसमें से आदेव मात्रक एक आया है यहाँ पे, तो देख लेना है, और गुप्त काल में पूरी भूमि के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक, तो आदेव मात्रक देखिए यहाँ पे समझिए, एक है आदेव मात्रक और एक है देव मात्रक। और जहां पे भी आ लग जाता है तो इसका मतलब है नेगेटिव सेंस है। क्या है? नेगेटिव सेंस।
तो याद रखना है कि जहाँ पे ऐसी भूमि जहाँ पे वर्षा होती हो तब हम कृषि करते हो, वर्षा आधारित कृषि करते हो या वर्षा आधारित भूमि को देवमात्रक, और आदेव मतलब जहाँ वर्षा नहीं होती है, बिना वर्षा की खेती होती है, वहाँ आदेव मात्रक। तो क्या हो गया, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा की अच्छी खेती होती है, ऑप्शन ए इज द राइट। वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती ना हो सके, गलत। बंजर भूमि को ऊसर बोलते हैं, बंजर भूमि को ऊसर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है आदेव मात्रक का मतलब है कि जहां बिना पानी के वर्षा होती, बिना वर्षा के खेती होती हो, आदेव मात्रक। और देव मात्रक जहां वर्षा के आधार पर कृषि होती हो, देव मात्रक। उसके बाद एक कृष्ट, यही बता देते हैं, एक आता है कृष्ट। कृष्ट मतलब होता है जुताई की गई भूमि, जिसकी जुताई की गई हो वो भूमि। एक होता है आकृष्ट, बिना जुती हुई भूमि, जिस भूमि की जुताई ना की गई हो उसको आकृष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे आएगा, गुप्त काल में काफी भूमियां हैं, देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर पहाड़ के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? तो मैंने आपको पिछले में बताया था बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुन पहाड़ियां। नागार्जुन पहाड़ियां, अशोक और उसका पौत्र कौन? दशरथ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने, और अशोक और दशरथ दोनों को क्या बोला गया है? देव नाम प्रिय बोला गया है, ठीक है ना। अशोक को ही नहीं, दशरथ को भी देव नाम प्रिय की उपाधि दी गई है, ठीक, याद रखना है। अशोक और उसके पौत्र दशरथ, इन दोनों ने नागार्जुन पहाड़ी और बराबर की पहाड़ियां आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी थी, ऑप्शन बी इज द राइट। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मोगलीपुत्तिस। आजीवक संप्रदाय क्या है? ये मेनली लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल किस्मत पे विश्वास करते हैं कि भाई जो है वो नियति में जो लिखा है वही होके रहेगा, जो किस्मत है वही है, ठीक है ना। भाग्य पे विश्वास ज्यादा करते हैं, वही है आजीवक संप्रदाय। क्लियर? चलिए आगे चले। ओके, तो हमारे सारे प्रश्न होते हैं यहां पर समाप्त। एंड आज हम लोगों ने देखा एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में हम लोगों ने प्रश्न तो कम देखे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आज ज़्यादा देखा, ठीक है। और आज का एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज जो है मौर्य काल के पूरे ज़्यादातर प्रशासन से संबंधित हम लोगों ने बात की है, ठीक है। तो क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से ही क्वेश्चन आते भी हैं ज़्यादातर, ठीक। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।